नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने आज मोदी सरकार के खिलाफ संग्राम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने आज कहा है कि वो अगले 8 हफ्ते तक, 8 नहीं जबकि ज्यादा कह सकते हैं 45 दिनों तक संग्राम करेगी। मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत होगी 8 जनवरी से और 45 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसके तहत ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई कार्यक्रम करने के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग बड़ी बड़ी सभाएं हिस्सों में करने का प्लान है कांग्रेस पार्टी का ये अभियान 25 फरवरी तक जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया है और उसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से 3 मांगे रखी हैं। पहला, विकसित भारत ग्रामजी या जी रामजी अधिनियम वी ग्रामजी एक्ट को वापस लिया जाए। मनरेगा को अधिकार आधारित कानून के रूप में बहाल किया जाए और काम का अधिकार और पंचायतों का अधिकार बहाल किया जाए। ये 3 बातें यहाँ 3 डिमांड है इनकी। हालांकि इन्होंने जो ट्वीट किया है वो लंबा चौड़ा है, लेकिन उसमें मुख्य बिंदु यही है जो आपके सामने रख रहा हूं। तो आज ये ऐलान हो गया है कि भले ही मोदी सरकार ने विकसित भारत जी रामजी विधेयक को पारित कर दिया और अब कानून बना दिया है, और अब तो अखबारों में बाकायदा उसका विज्ञापन भी आज से शुरुआत उसकी हो गई है। आज कई अखबारों में विज्ञापन है जी रामजी इस एक्ट का, कानून का, ताकि जनता तक इसकी खबर अच्छे से चले जाए। लेकिन कांग्रेस इस प्रचार प्रसार और पैतरेबाजी के बावजूद अपना इरादा बता चुकी है कि चाहे जो हो जाए, पंचायत से लेकर संसद तक करोड़ों कामगारों के हितों की रक्षा के लिए वो लड़ाई लड़ेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि मनरेगा के स्थान पर बनाए गए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत सिर्फ विनाश भारत और योजना के केंद्रीकरण की गारंटी दी गई है। यानी यहां आप विकसित भारत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि विनाश भारत की तरफ इस देश को ले जा रहे हैं, ये कह रहे हैं जयराम रमेश। जयराम रमेश ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ बताया है। आइए जरा सुन लेते हैं। जयराम रमेश को हिंदी में बता रहे हैं और इनका साथ देते हुए केसी वेणुगोपाल भी थे, जो इंग्लिश में अपनी बात रख रहे थे। लेकिन पहले सुनिए जयराम रमेश को। पर हमारी मांग ये है कि मनरेगा जिस रूप में पार्लियामेंट में पारित हुआ था 2005 में, आम सहमति से नहीं, सर्वसम्मति से। बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। आम सहमति आप बना सकते हैं, पर सर्वसम्मति से पारित हुआ था। और मैं आपको याद दिला दूं, ये कानून स्थायी समिति को भेजा गया था, ये जो मसौदा था, और इस स्टैंडिंग कमेटी से अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता कल्याण सिंह भी थे। और उस स्थायी समिति की सिफारिशें जो की गई थी उसको पूरा स्वीकार किया गया और लागू भी किया गया। तो ये जो नया अधिनियम है, ये वीबी विकसित भारत नहीं है, ये वीबी विनाश भारत है। और जो पहला जी है वो गारंटी सिर्फ केंद्रीयकरण की गारंटी, और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। और हमारी मांग जो है, एक ही मांग है, इस संग्राम का एक ही मांग है कि मनरेगा को वापस लाओ, ग्रामीण भारत को बचाओ। करोड़ों मजदूर, करोड़ों परिवार को फायदा पहुंचा है पिछले 17 सालों में। सारी दुनिया में इसकी प्रशंसा हुई है। कोविड के महामारी के समय ये एकमात्र कार्यक्रम था जिसके द्वारा राहत पहुंचाया गया करोड़ों परिवारों को असंगठित क्षेत्र में। और जिस तरीके से, जिस बुलडोजर तरीके से इसको हटाया गया है और नया अधिनियम लाया गया है, मैं समझता हूँ ये देश के हित में नहीं है। और इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हम पूरा प्रयास करेंगे, अलग अलग पार्टी में भी इसमें शामिल होंगे, नागरिक संस्थाओं की भागीदारी होगी, जो अलग अलग मजदूर संगठन हैं उनके साथ हम काम करेंगे। ये एक राष्ट्रीय संग्राम होगा। हालांकि नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, पर ये राष्ट्रीय संग्राम होगा। और इसका पहला चरण, जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा है, 45 दिन का होगा। उसके बाद
को हमें इसको बरकरार रखना है। कैसे हम इसको बरकरार रखेंगे उस पर हम विचार करेंगे, पर इसकी शुरुआत हम 8 जनवरी से करेंगे और आप देखेंगे कि इसका नतीजा वही होगा जो 3 काले कृषि कानून का हुआ। 20 सितंबर 2020 को जबरदस्ती 3 काले कानून पारित किए गए पार्लियामेंट में और 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री को उन काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। इस संग्राम का नतीजा वही होगा, मनरेगा वापस लौट आएगा। तो सुन लिया आपने, यहां साफ साफ कह रहे हैं कि जैसे 3 काले कानून कृषि कानून वापस लिए गए थे, वैसे ही इसका भी हश्र होगा, इसे भी वापस लेना ही होगा। यहां कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश और सांसद भी हैं। वहीं केसी वेणुगोपाल ने भी कहा है कि कोविड और कई दूसरे संकटों के समय मनरेगा एक बड़ा सुरक्षा कवच बनकर सामने आया था और उनके मुताबिक विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत सब कुछ केंद्र सरकार तय करेगी और गांव में रहने वालों को इसकी मार झेलनी पड़ेगी। वेणुगोपाल ने कहा है कि नए कानून के तहत कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने की बात की गई है, लेकिन यह दावा बकवास है क्योंकि केंद्र के हिस्से में धन आवंटन का अनुपात 90% से घटाकर 60% कर दिया गया है। तो कांग्रेस पूरे देश में मनरेगा बचाने की लड़ाई छेड़ने वाली है। इधर पश्चिम बंगाल का सियासी संग्राम भी अभी से दिलचस्प होने लगा है। पश्चिम बंगाल का जिक्र इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। चुनाव असम में भी हैं और चुनाव जो हैं वो दक्षिण के 3 और राज्य जिसमें केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, इन तीनों राज्यों में भी, यानी कुल मिलाकर 5 राज्यों में मार्च अप्रैल मई में चुनाव होने हैं इन 5 राज्यों में। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस राज्य की हो रही है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का सियासी संग्राम अभी से दिलचस्प इसलिए हो रहा है, आज कांग्रेस पार्टी ने टीएमसी की एक राज्यसभा सांसद को तोड़ लिया शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यही आजकल बोलते हैं लोग, खासकर बीजेपी के लोग। अगर कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को लेकर चले गए तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। खैर, आज कांग्रेस में टीएमसी की राज्यसभा सांसद मौसम नूर ने प्रवेश किया है। आपको बता दूं कि बंगाल में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे बरकत अब्दुल गनी खान चौधरी की ये भांजी हैं और इससे पहले 2009 से 2019 तक मालदा से कांग्रेस सांसद रह चुकी हैं। लेकिन फिर उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की थी और अब फिर से उनकी घर वापसी हुई है। मौसम नूर की कांग्रेस में वापसी को मालदा समेत राज्य के उत्तर बंगाल क्षेत्र में राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने वाला घटनाक्रम माना जा रहा है। अभी बहुत से और भी लोग कांग्रेस में आने को तैयार हैं, यह दावा पश्चिम बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने किया है। आइए जरा गुलाम अहमद मीर को सुनते हैं जब यह दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ मौसम नूर को जब यहां पार्टी अपने खेमे में ले रही है, यानी कांग्रेस ज्वाइन करवा रही है अपने पार्टी में दोबारा। सुनिए जरा गुलाम अहमद मीर को। और भी बहुत लोग हैं और भी बहुत इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड साथी है जो क्यू में है और आने वाले दिनों में उनसे भी आपको वक्तन फवक्तन दर्शन करवाएंगे। मगर फिलहाल आज के दिन पर मैं ज़ाती तौर बैसित प्रभारी, बैसित इंचार्ज वेस्ट बंगाल मौसम नूर जी का वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं इनके आने से, इनके कांग्रेस की बागडोर संभालने से पूरे वेस्ट बंगाल में, मालदा तो इनका होम डिस्ट्रिक्ट है ही, इनका एक इम्पैक्ट है मालदा, मुर्शिदाबाद, बल्कि उसका लहर पूरे बंगाल में भी होगा। ये हम उम्मीद रखते हुए मौसम नूर जी का आज दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इनके आने से और उसके बाद अंडरलाइंड है कांग्रेस की बागडोर संभालने से पूरे वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के लिए फायदा होगा। क्या ये इनके हाथ में अध्यक्ष का पद दिया जाएगा, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष का? ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस वहाँ एक अच्छे मजबूत अध्यक्ष की खोज में लगी हुई है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के बारे में आप जानते हैं, वो इस्तीफा दे चुके हैं अध्यक्ष पद से, लेकिन फिर भी उनके कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी सिमटती
जीरो पे चली गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। और कांग्रेस के लिए खाता खोलना सबसे बड़ी चुनौती है विधानसभा चुनाव में, खासकर पश्चिम बंगाल की जब बात हम करें। लेकिन मौसम नूर ने जब कांग्रेस ज्वाइन किया, दोबारा टीएमसी छोड़कर राज्यसभा सांसद हैं, तो इन्होंने क्या कुछ कहा है, अंग्रेजी में कह रही हैं, सामान्य इंग्लिश है, सुन लीजिए जरा। I would like to thank Congress Party for giving me an opportunity to work again in the Congress. It is my honor as a member of the Congress family and also as a member of the Ghani Khan Chaudhary family. We want to strengthen the legacy as a family. Isha Khan Chaudhary, my elder brother, my cousin, and I have decided that our uncle, our very dear uncle, who was a soldier of the Congress party and he had worked for the people of Malda, we have decided that in order to continue his legacy, we need to work together, we need to be united. So that's why we have decided as a family, and I have come back to Congress. I have already resigned from the Trinamool Congress. I have tendered my resignation to Honorable Chairperson of Trinamool Congress, Mamta Di, and have also got my resignation letter for the Rajya Sabha, which I am going to give on Monday. So from today I have joined Congress and I am going to work very hard to strengthen the party, because the people of Bengal, the people of Malda believe in Congress, believe in the ideologies of Congress of secularism, development and peace. And Mr. Ghani Khan Chaudhary also used to believe in that. So as a family in Congress and as a member of the Ghani Khan Chaudhary family, we wish to work together to strengthen the party. Thank you. Rejoin Congress. तो सुन रहे थे आप, यहाँ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे, जोर शोर से यहाँ काम करेंगे, और पूरे परिवार का ब्यौरा यहाँ दे रही हैं, जो लीगेसी है अपने परिवार की यहाँ रख रही हैं इस मंच से। और मौसम नूर अब राज्यसभा सांसद टीएमसी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ चुकी हैं। बात पश्चिम बंगाल की हो रही है और गुलाम मोहम्मद मीर वहाँ के प्रभारी हैं और उन्होंने अपनी बात पहले रखी, आपने सुन लिया। चुनाव में दोस्तों दल बदल नई बात नहीं है, लेकिन अक्सर पाला बदलने का सिलसिला सत्ता पक्ष और प्रमुख विपक्षी दल के बीच होता है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। अब कांग्रेस भी इसमें अहम किरदार बनकर उभर रही है और यह आज यहां दिखाई दिया। देखना होगा कि कांग्रेस में बड़े नेताओं के आने से क्या पार्टी को और मजबूती मिलेगी और बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी राज्य में तो कांग्रेस की प्रतिद्वंदी हैं ही, लेकिन इंडिया गठबंधन का साथ वो संसद में देती हैं। दो अलग अलग चीजें हैं यहां पे, इस चीज को जरा अंडरलाइन कर समझने की जरूरत है कि एक तरफ पश्चिम बंगाल की जब हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, यानी कि यहां ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस पार्टी दोनों आमने सामने हैं और विधानसभा चुनाव में भी आमने सामने लड़ेंगी पार्टियां, दोनों पार्टियां। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बात होती है, संसद के अंदर की बात होती है, संसद में साथ देने किसी बिल पर विरोध करने की बात होती है, तो वहां दोनों दल एक साथ नजर आते हैं। एक दिलचस्प रिलेशन है, रिश्ता है कुछ ऐसे दलों के साथ कांग्रेस पार्टी का। अब इसका कितना लाभ, कितना फायदा मिलता है पश्चिम बंगाल में, यह देखना होगा। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस के संग्राम छेड़ने के ऐलान से मोदी परेशान होंगे। मोदी की परेशानी का जिक्र यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी चुनावी मोड में जा चुके हैं, उनकी पार्टी चुनावी मोड में जा चुकी है और इसके बीच अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो किसको फायदा होगा। और इससे पहले कांग्रेस जिस संग्राम की बात कर रही है, यानी मनरेगा को लेकर देश भर में संग्राम की बात हो रही है, विकसित भारत में विकास को विनाश कह रही है कांग्रेस पार्टी। अभी आपने सुना था जयराम रमेश की वाणी जो कह रहे थे कि ये विकसित भारत नहीं है, विनाश भारत है। तो इसको लेकर और इस अभियान को लेकर क्या कांग्रेस और मजबूत होगी? क्या कांग्रेस धरातल पर मनरेगा को फिर से वापस लाने में सफल होगी? अगर आप यहां एग्जाम्पल दे रहे हैं 3 काले कृषि कानूनों का, तो क्या इसका हश्र भी वही होगा मनरेगा का जो तीनों कृषि कानूनों का हुआ था? इन सब पे विचार करें। लेकिन उससे पहले एक खबर और देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरन हैदर, इन तमाम जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं, इनकी जमानत
की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी महीना भर पहले, आपको याद होगा। उसके बाद अभी 3 दिन पहले आपने ये भी खबर सुन ली होगी कि न्यूयॉर्क के नए मेयर जो हैं जोरहान ममदानी, उन्होंने उनके सहित 8 सांसदों ने चिट्ठी लिखी भारत सरकार को भी कि इनकी जमानत पर सुनवाई होनी चाहिए, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। और अब परसों, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई, 2 घंटा पहले, कि परसों यानी सोमवार को जमानत पर फैसला आएगा इन आरोपियों की जमानत पर, जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं और लगभग 6 साल से जेल में हैं। उमर खालिद सहित मीरन हैदर, गुलफिशा फातिमा, इन तमाम पे, शर्जील इमाम, इन सब पे परसों जो कुछ भी होगा आप तक हम पहुंचाएंगे। आप जानते हैं लाइव कवरेज हम करते हैं, लेकिन आज इस लाइव कवरेज में चलिए शुरुआत करते हैं।